हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। आज से मैं एक नई सीरीज चालू कर रहा हूं जो कि एमपीपीएससी 2020 के लिए है, जो कि अभी एग्जाम होने वाले हैं। एमपीपीएससी 2020 की प्रीलिम्स का जो पेपर होने वाला है उसके लिए मैंने ये जी की सीरीज पूरी तैयार की है, जो कि नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार, यानी कि जो नया सिलेबस अभी 2020 में मध्य प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग ने जो बदला है उसके अनुसार ये पूरी की पूरी मैंने सीरीज तैयार की है, जिसमें कि मैंने हर वीडियो में 30 क्वेश्चंस में लेकर आया हूं, जो कि मिक्स क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट पेपर पर रहेगा ये पूरा आधारित, और फर्स्ट पेपर पर हर वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसका नाम होगा एमपीपीएससी जी के एमसीक्यू सीरीज। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो एग्जाम आपका अप्रैल में होने वाला है उसके लिए ये पूरी तैयारी आपको करके देने वाली है। तो आप लगातार इस सीरीज को देखें। इसका ये पहला वीडियो है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करें, और साथ में वीडियो को आप शेयर भी करें सभी ग्रुप्स में जो भी आपके पास में है, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख पाए। तो चलिए शुरू करता हूँ। इम्पोर्टेंट पहला पार्ट लगातार देखिए, और लगातार मेरी सीरीज से बने रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट आप सब्सक्राइब कर लेना ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको इस सीरीज की पूरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहला वीडियो एमपीपीएससी 2020 के लिए जी के सीरीज, जिसमें कि मैंने 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। एमपीपीएससी जी के एमसीक्यू सीरीज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन आ गया, मिक्स रहेंगे इसमें क्वेश्चन। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन आपके सामने है, तुगलक, खिलजी, सैयद या फिर लोधी। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तुगलक। जो गाजी मलिक है वो तुगलक वंश का संस्थापक था, ठीक है। और इसने खिलजी वंश को हटाकर गद्दी पर बैठा था, और खिलजी वंश का जो खुसरो शाह था, ठीक है ना, जो आखिरी शासक रहा, ठीक है ना, दिल्ली का जो सुल्तान रहा, खिलजी वंश का खुसरो शाह, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है बिल्कुल। खुसरो शाह को के साथ में युद्ध करके इसको परास्त किया, और उसके बाद में 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की, ठीक है ना। गाजी मलिक का एक और नाम था, ठीक है, वो था गाजी बेग। इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपको पूछा जा सकता है। गाजी बेग के नाम से भी जाना जाता था। फिर बाद में ये अपना नाम इसने गयासुद्दीन के नाम से ये जाना गया, ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर ये बैठा, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर ये गद्दी पे बैठा था 1320 में, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो वंश है ये 1320 से लेके 1414 तक ये चला, ठीक है ना। 1320 से लेके 1414 तक इसने दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली पर गद्दी पर ये बैठा पूरा लगातार। और इससे पहले था खिलजी वंश, और फिर तुगलक के बाद में जो वंश आया था वो आया था सैयद वंश, ठीक है ना, जो कि 1414 से रहा था। 1414 से लेके 1450 तक, ज्यादा समय तक सैयद वंश ने राज नहीं किया। सैयद के बाद में फिर आया था लोधी वंश, ठीक है ना, जो कि 1450 से लेके 1526 तक रहा। फिर उसके बाद में मुगल साम्राज्य आ गया था, ठीक है ना। 1526 में बाबर ने अटैक किया था, और लोधी साम्राज्य, ठीक है ना, लोधी के जो आखिरी जो सुल्तान था, आखिरी बादशाह था इब्राहिम लोधी, उसके साथ में पानीपत के युद्ध में उसको हराया था। उसके बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। भारतीय पुरातत्व का जो जनक है उसे किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिन व्हीलर या फिर जेम्स प्रिंसपे। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व के ये जनक कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे शुरुआत में जो हड़प्पा सभ्यता उसको सबसे पहले खोजा था तक्षशिला में, ठीक है ना। देन उसके बाद में फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज के मतलब शुरुआत की गई थी, इसलिए भारतीय पुरातत्व का जो जनक उनको कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि है वो किसने दी थी? किसने इसको राजा की उपाधि से विभूषित किया था? औरंगजेब ने, रॉबर्ट क्लाइव, महात्मा गांधी या फिर
मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका उत्तर डी इज द करेक्ट आंसर। मुगल सम्राट द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। जो सती प्रथा थी, ठीक है ना, उसके अंत इन्होंने किया था। ये आपको याद रखना है, राजा राममोहन राय ने। अगला क्वेश्चन आ गया, वर्ष 1909 का अधिनियम संबंधित था किससे? पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, विकेंद्रीकरण से, द्वैध शासन से या फिर विधान परिषद से? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए वाला, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? कुमारपाल, जयचंद, गोविंदराज या भीम द्वितीय? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका सही जो आंसर है वो है जयचंद। जयचंद इज द करेक्ट आंसर। 1194 में जयचंद को हराया था और ये चंदावर का युद्ध था। ठीक है ना, और इससे पहले 1192 और 1191 ये दो युद्ध और हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद कर लीजिएगा। तराइन का युद्ध थे ये दोनों। ठीक है ना, ये तराइन के युद्ध थे और ये तराइन के युद्ध से ही मोहम्मद गौरी ने भारत में शुरुआत की थी घुसने की। 1191 में ये हार गया था। ठीक है ना, इसकी हार हुई थी इसमें, और उसके बाद में 1192 में ये जीत गया था। 1191 में जब हारा था तो ये पृथ्वीराज चौहान से ही हारा था। ठीक है ना, और 1192 में जीता था तो ये भी पृथ्वीराज चौहान से जीता, यानी कि चौहान वंश का जब दिल्ली में राज था उस समय पृथ्वीराज चौहान से पहले तराइन युद्ध में हार गया था और दूसरे तराइन युद्ध में जीतने के बाद में पृथ्वीराज चौहान की इसने हत्या की थी। उसके बाद में इसने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की, यानी कि मुस्लिम साम्राज्य अगर एंटर हुआ भारत में तो मोहम्मद गौरी से ही मुस्लिम साम्राज्य का स्थापत्य की शुरुआत हुई। क्योंकि मोहम्मद गौरी के बाद में इसने अपना गुलाम छोड़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसको कि और वो गुलाम था। तो सबसे पहले गुलाम वंश आया था मुस्लिमों में और गुलाम वंश की शुरुआत हुई थी। और गुलाम वंश की शुरुआत कब से हुई थी? 1206 से। ठीक है, 1206 से गुलाम वंश की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? चलिए, और ये रहा था 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको इसके बारे में बताया। ऑप्शन बिल्कुल सामने है आपके, खिलजी, तुगलक, सैयद या लोधी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, बिल्कुल बता सकते हैं आप। तो इसमें सबसे कम जो दिल्ली सल्तनत पे बैठा था वो सैयद वंश बैठा था। ठीक है ना, सबसे कम समय पे इन्होंने शासन किया था और सैयद वंश का जो शासन काल था वो 1414 से लेके 1450 तक ही रहा। ठीक है ना, अगर इनके अपन यहाँ पर लिखें तो ये 1320 से चालू हुआ था खिलजी वंश का शासन काल, और 1290 से, सॉरी, क्योंकि 1290 में गुलाम वंश खत्म हो गया था, 1320 में तो इसका खात्मा हुआ था, ये उल्टा हो गया। तो ये 1290 से लेके 1320 तक खिलजी वंश रहा, फिर 1320 से लेके ये 1414 तक 1414 तक तुगलक वंश रहा, और उसके बाद में सैयद वंश, फिर लोधी वंश रहा था 1450 से लेके 1526 तक। तो ये दिल्ली सल्तनत का पूरा समय है। ठीक है ना, और इससे पहले जो था, इससे पहले वो था गुलाम वंश। ठीक है ना, जो कि 1206 से लेके 1290 तक रहा। ठीक है ना, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना से लेके ये पूरा आखिरी था। उसके बाद में फिर मुगल साम्राज्य आया था, इसके बाद में 1526 से लेके, ठीक है ना, 1857 तक ये मुगल एरा था पूरा। ठीक है ना, बहादुर शाह जफर, बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक। तो दिस इज द फैक्ट जो मैंने आपको बताया। इसको बिल्कुल ये सारे के सारे जितने भी डेट्स हैं ये आपको याद कर लेनी चाहिए, जितने भी सन दिए हुए हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है इसमें। सबसे कम शासनकाल जो रहा था वो सैयद वंश का, 1414 से लेके 1450 तक। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल के समय में, जब वो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। कौन सी घटी थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, या फिर
प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय। ठीक है ना, इसको आपको याद कर लेना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 में की थी। ये 1885 में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और ये पहला एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था जिसकी शुरुआत ब्रिटिश एम्पायर के समय में कर दी गई थी। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? मुंबई में। ये भी आपको पता होना चाहिए, मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, आनंद मोहन बोस या फिर भूपेंद्र नाथ बोस? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है अबुल कलाम आजाद। सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे। और इनकी जो उस समय एज थी जब ये अध्यक्ष बने थे, ये 35 वर्ष के थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा, और साथ ही साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक विद द डाउट क्लियरिंग। ठीक है ना, फ्री वीकली मॉक टेस्ट, फ्री लाइव क्विज जो कि 20,000 से ज्यादा रहेंगी, और साथ ही साथ में आपको मिलेंगे 20 फ्री लाइव क्विजेस। इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप, और मेरा जो रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा उसको यूज करें और इस फ्री प्लान को अनलॉक करें। क्या आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए एक मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं? तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आपको मिलेंगे लाइव मॉक टेस्ट एंड एक्सेस मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ जो भी मॉक टेस्ट हैं उनका, जो कि पिछले महीने ही लाए हुए हैं। और यही नहीं, टॉप 3 जो रैंकर्स होंगे उनको मिलेगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन प्लान। तो आज ही अपनी जीत की तैयारी दर्ज करें अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के लिए एकदम परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपने प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से अपने बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैचेस बहुत ही जल्दी शुरू हो रहे हैं। आप अपनी प्रिपरेशन में जहां भी हैं, आपको बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी सब्सक्रिप्शंस के बारे में और इन सभी बैचेस के बारे में। जो भी विद्यार्थी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं, ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेकर आया है 60 डेज का क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस के लिए। थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में, और सब्जेक्ट वाइज जो लाइव एमसीक्यू सीरीज है वो रात में होगी। और साथ ही साथ में आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स और पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, और उसके साथ में आपको मिलेगा 20 से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट विथ लाइव टेस्ट पेपर एनालिसिस ऑन एवरी वीकेंड। यह बैच स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी को, तो आज ही जाकर इनरोल करें और अपनी तैयारी को पक्की करें। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू का रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन बैच कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज का रिवीजन होगा और हर क्लास के बाद में आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। यह बैच भी स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से, तो ज्वाइन करने में बिल्कुल भी देरी ना करें। और इसका जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं और डेडिकेटेड गाइडेंस चाहते हैं? तो मैं आपके लिए फाउंडेशन बैच फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 19 जनवरी से। यह 10 मंथ का कोर्स है। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस विथ टॉप एजुकेटर्स, साथ ही साथ आपको मिलेगा पीडीएफ रिवीजन नोट्स और वीकली मेगा क्विज। इस कोर्स का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप अपने सपने साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आप अपना रिवीजन अपनी स्पीड में चाहते हैं और रिवीजन आपका पहले से चल रहा है? तो आप अपने रिवीजन के लिए
रिकॉर्डेड रिवीजन बैच ज्वाइन करें। संपूर्ण ज्ञान में आपको सारे रिकॉर्डेड रिवीजन सेशन मिलेंगे, जहां आपको आपके पेज के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं और साथ में आपका डाउट भी आप क्लियर कर सकते हैं। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इस बैच को ज्वाइन करें और एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिनों में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक कदम और आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए बस आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना जो गोल है एमपीपीएससी एंड व्यापम चूज करना है और प्ले प्लस सब्सक्रिप्शन में जाकर आप मन चाहे जो भी कोर्सेस हैं उसमें आप एनरोल करें और गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको आपको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का फीस में डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, उसको आपको एंटर करना है। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी एंड व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जो जनगणना हुई थी वो किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? इंपॉर्टेंट है ये, बार बार ये क्वेश्चन बनता है। तो बताइए 1861, 1871, 1881 या 1891? तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका सही उत्तर है 1881। 1881 में नियमित और वैज्ञानिक ढंग से जो जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। और ये किसके समय हुई थी? उस समय जो लॉर्ड थे वो कौन थे? तो वो उस समय के जो वाइस राय थे वो थे लॉर्ड मेयो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, वो जो वाइस राय थे वो लॉर्ड मेयो थे। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में ये जनगणना की शुरुआत हुई थी। और अगर इसको देखा जाए तो इसकी शुरुआत 1872 से इसकी शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन सुचारू रूप से अच्छी तरीके से, मतलब कि एक वैज्ञानिक ढंग से शुरुआत फिर 1881 में की गई थी। ठीक है ना, भारत में। और अभी तक लगातार 15 बार ये जनगणना हो चुकी है 2011 तक। और ये हर 10 साल में होती है, हर 10 वर्ष में ये जनगणना होती है। और अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 2021, यानी कि इस वर्ष जनगणना का समय है। और ये इस बार डिजिटल होगी। ठीक है ना, डिजिटल जनगणना होगी। ठीक है ना, केंद्र सरकार ने इसका निर्णय लिया है कि पूरा डिजिटल होगी और ऑनलाइन ही इसका सर्वे किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी ये। 1872 में इसकी शुरुआत हुई थी, फिर 1881 में ये वैज्ञानिक ढंग से ये की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? वो कौन है जिसने की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था? महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय या फिर जवाहरलाल नेहरू? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया था। ठीक है ना, और गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी 1930 से लेके 1932 तक। ठीक है ना, और इस समय में पूरे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1, 2 और 3। ठीक है ना, तो इसमें जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930 में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था वो हुआ था, ये दूसरे की जो बात चल रही है ये हुआ था 1931 में। अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो ये सितंबर में हुआ था। कब? 7 सितंबर को हुआ था। 7 सितंबर से लेके ये पूरा का पूरा 1 दिसंबर के बीच में ये चला था। और इसमें महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था ना। ठीक है ना, महात्मा गांधी इसमें पार्टिसिपेट करने गए थे और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया था। और ये कहाँ हुआ था? लंदन में। ठीक है ना, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, लंदन में ये हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा नहीं बनाता? कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर एक्चुअली है क्या? ये पूरे का पूरा, ठीक है ना, देशों की सीमा से घिरा हुआ है, चारों तरफ में देश है ये।
ठीक है ना, अलग अलग देश हैं, तो इसमें से कौन सी सीमा इसकी सीमा नहीं बनती है? अजरबैजान, इराक, कजाकिस्तान या फिर ईरान। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की सीमा ये नहीं बनाता है कैस्पियन सागर, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और इस कैस्पियन सागर की जो पूरी की पूरा अगर एरिया देखा जाए तो वो 3,71,000 किलोमीटर के आसपास का ये एरिया है पूरा, जो कि कैस्पियन सागर में पूरा का पूरा फैला हुआ है। और इसकी जो पूरी की पूरी लंबाई है, अगर इसको पूरी लंबाई को उसका नापा जाए तो वो है 1,030 किलोमीटर की ये पूरी इसकी लंबाई है कैस्पियन सागर की। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कयाल क्या है? तराई का मैदान, गंगा का डेल्टा, दक्कन का पठार का रेगड़ या फिर केरल की लेगून मिट्टी। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है डी, केरल की जो लेगून ली है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना? कैनियन नदी, वेजुन वायु, इंसेलबर्ग हिमनद या फिर मोरेन हिमनद। तो इसका जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? तो वो है इंसेलबर्ग हिमनद, ये करेक्ट है, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। जो इंसेलबर्ग है ये एक आइसोलेटेड रॉक हिल है, ठीक है ना, जो कि ये पूरी तरह से पहाड़ है एक, ना कि एक हिमनद है, ठीक है ना, आइसोलेटेड रॉक हिल है ये, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, स्ट्रॉम वैली है क्या है? ये एक प्रस्तुत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, निर्वापन ज्वालामुखी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? इसका सही उत्तर तो है एक जागृत ज्वालामुखी, यानी कि एक्टिव वॉल्केनो है ये, ठीक है ना। और ये कहां पर स्थित है? ये है इटली में, ठीक है। कहां पर है ये? इटली में है ये, और एक एक्टिव है ये। और ये अगर इसको देखा जाए तो कम से कम 2000 वर्षों से ये एक्टिव है। और अगर लगातार इसको देखा जाए तो 1932 से लगातार ये इसमें से लावा निकल रहा है। और इसको एक दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, ठीक है ना। तो एक ये जागृत यानी कि एक्टिव वॉल्केनो है ये, और ये इटली में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1980, 1974, 1981 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो वो है 1974, 1974 में जल प्रदूषण एवं निवारण तथा नियंत्रण का जो अधिनियम है वो लागू हुआ था। इसको आपने कंसिस्टेंसी में याद रखना है। दिस इज द स्टैटिक जीके, एक्चुअली जितना भी मैं बता रहा हूँ ये स्टैटिक है। एमपीपीएससी का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें स्टैटिक जीके पूरा जो सिलेबस है नया आया है उसके अकॉर्डिंग, और साथ में करंट अफेयर्स पूरा पूछा जाता है। करंट अफेयर्स, वर्ल्ड करंट अफेयर्स भी होता है उसमें, और कंट्री का भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है, और सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूछा जाएगा। सिलेबस का मैंने पूरा वीडियो आपको बना दिया है, प्लेलिस्ट से जाकर आप उस सिलेबस का वीडियो भी आप देख सकते हैं। और चाहें तो आप राज्य सेवा लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 325, 335, 382 या फिर 385 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो बताएं इसका आंसर क्या है? इसका है सी आंसर, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आ गया 17वां, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश या पालघाट केरल। बताइए इसमें से कौन सा उत्तर सही नहीं है? ये सारे के सारे दर्रों के नाम है, पास के नाम है। तो इसमें से लिपुलेख पास बिल्कुल सही है, ये उत्तराखंड में है, दिस इज द ट्रू, ठीक है ना। रोहतांग नाथुला दर्रा, दिस इज फॉल्स, एक्चुअली ये गलत है। और बाकी रोहतांग पास दिस इज ट्रू, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट केरल बिल्कुल सही है ये,
ठीक है, तो इसका जो गलत आंसर है वो है नाथुला, अरुणाचल प्रदेश। नाथुला जो पास है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये है सिक्किम में। ईस्ट सिक्किम, पूर्वी सिक्किम में है ये याद रखना है आपको, पूर्वी सिक्किम में स्थित है ये नाथुला पास, ठीक है ना ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 18वां। समप्राय मैदान संबंधित है वायु से, भूमिगत जल से, हिमनद से या फिर नदी से। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? समप्राय मैदान जो कि नदी से संबंधित है, ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवासी क्षेत्र है? जनसोर पहाड़ियां, गोरा पहाड़ियां, नीलगिरी या फिर जैंतीय पहाड़ियां। तो ये बताइए ये कौन से क्षेत्र की हैं, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका सही उत्तर है नीलगिरी पहाड़ियां, सी इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ पर हैं? ये है दक्षिण में, और ये 3 राज्यों में फैली हुई है नीलगिरी की पहाड़ियां। एक तो तमिलनाडु में, ठीक है ना, और एक केरल में, और दूसरा कर्नाटका में। ठीक है, ये 3 राज्य हैं, तीनों राज्यों में ये फैली हुई हैं, और यहाँ पर ये टोडा जनजाति के जो लोग हैं वहां पर निवास करते हैं। ठीक है, और इसको नीला पर्वत भी कहते हैं, नीला पर्वत या फिर नीलगिरी पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया 20वां। राज तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब या फिर इराक। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, सऊदी अरब। ठीक है ना, ये जो तेल शोधन शाला है ये सऊदी अरब में स्थित है, तो ये इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस या फिर पेबर समनीफेरम, रोवल्फ्रिया सेम्प्रेटाइना या फिर सिनकोना स्पीसीज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, पेबर सेमनीफेरम। ये अफीम का वनस्पतिक नाम है, यानी कि बायोलॉजिकल जो नेम है वो इसका ये नाम है। ठीक है ना, बॉटनिकल नेम बोलते हैं इसे, बॉटनिकल नेम जो है वो याद कर लीजिएगा, ये है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ, यानी कि चेचक कब खत्म हो गया था विश्व से? 1975 में, 1980 में, 1996 में या फिर 2008 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, 1980 में चेचक विश्व से इसका उन्मूलन हो गया था। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरिया फेज है, क्या है ये? पुच्छ युक्त जीवाणु, नवनिर्मित जीवाणु, विषाणु को संक्रमित करने वाला जीवाणु या फिर जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है ये। ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आ गया 24वां, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा कौन सा? परागशीर्ष, मूल शीर्ष, परागकोश या फिर पर्ण कोशिका। तो इसका जो सही उत्तर है वो है परागकोश, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, यानी कि सबसे तीव्र गति से कहां पर दौड़ती हैं ध्वनि? ठोस में, द्रव्य में, गैस में या फिर निर्वात में। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो वो है ठोस। किसी भी ठोस धातु में अगर अपन किसी चीज को टकराते हैं तो सबसे पहले ध्वनि तरंगें सबसे तेज गति से अगर दौड़ती हैं तो वो ठोस कोई भी धातु होती है उससे दौड़ती है, तो इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26वां, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किसमें बनता है? कॉर्निया में, प्रतिक्रिका या आयसिस में, पुतली में या फिर दृष्टि पटल, इसको रेटिना बोलते हैं, इसमें। तो बताइए किसमें बनता है? तो इसका आंसर है रेटिना, जिसको कि दृष्टि पटल बोलते हैं। तो किसी भी मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो रेटिना में बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, मानवों की गुर्दों में निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सीक्रेशन या फिर
रेस्पिरेशन। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका है सी, एक्सीक्रेशन। जो गुर्दों की प्रणाली है वो उसका उत्तर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया या फिर मलेरिया? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है मलेरिया। प्रोटोजोआ जो वायरस होता है उससे मलेरिया रोग होता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया 29वां, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है ठोस एवं द्रव्य में, ठोस एवं निर्वात में, गैस एवं द्रव्य में, या निर्वात एवं गैस में? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर जो है वो गैस एवं द्रव्य में, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन ए मुकलैन, या फिर विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी? तो इसमें से कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है, बताइए। तो इसका जो डी है ये सुमेलित नहीं है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे पूरे 30 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज के पहले वीडियो में रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरूर करें आप। ठीक है, और साथ ही साथ में आप वीडियो को लाइक करें साथ में, और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि अन्य सभी स्टूडेंट्स जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन सीरीज मिल पाए, वो सभी देख पाए। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने नवीन पाठ्यक्रम, जो नया पाठ्यक्रम हुआ आया है 2020 में, उसके अकॉर्डिंगली ये सीरीज चालू की है और लगातार चलेगी ये। हर वीडियो में मैं 30 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। लगातार जुड़े रहें और मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो आपको कल फिर मिलेगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।